गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। जैसे कि हमने पिछले बार पढ़ा स्टार्ट किया था चैप्टर इवोल्यूशन। जैसा कि आप लोगों को पता है इवोल्यूशन में हमने पढ़ा था ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड बहुत सारी थ्योरी थी जो कि जैसे कि बायोजेनेसिस, एबायोजेनेसिस, ये सब बारे में हमने पिछले क्लास में पढ़ रखा है। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं आपका इवोल्यूशन में ही थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन में बहुत सारे थ्योरी दी गई। सबसे फर्स्ट थ्योरी देने वाले थे लेमार्किज्म। लेमार्क ने पहली थ्योरी दिया था, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आएंगे हमारे लेमार्क के बाद में डार्विन ने दिया था। फिर नेक्स्ट डार्विन के बाद में म्यूटेशन थ्योरी इगोटिगोरिस ने दिया। उसके बाद न्यू डार्विनिज्म में बताया गया था हमको पूरा क्या क्या हुआ था, ठीक है, कौन कौन सी न्यू डार्विन 5 पॉइंट दिया गया था। तो इसके बारे में हम डिटेल में एक एक थ्योरी को देखने वाले हैं और उसको अच्छी तरह समझने वाले हैं कि कौन सी थ्योरी में क्या क्या दिया गया था, क्या क्या बोला गया था, ठीक है। सबसे पहले चैप्टर का नाम इवोल्यूशन, जो कि हमने पिछले चैप्टर में पिछले क्लास में स्टार्ट किया था। इवोल्यूशन में आपको पता ही है क्या क्या हमने पढ़ा था। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में नेक्स्ट हम देखते हैं थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पढ़ेंगे। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन सबसे फर्स्ट लेमार्किज्म में इन्होंने बताया था कि यूज एंड डिसयूज के बारे में। फिर उसके बाद डार्विन, वेरिएशन, नेचुरल सिलेक्शन, ये सब बारे में बताया इन्होंने। फिर म्यूटेशन थ्योरी, म्यूटेशन के बारे में इन्होंने बताया। फिर मॉडर्न में सिंथेटिक थ्योरी, जिसको न्यू डार्विन भी कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। आइए हम देखते हैं लेमार्किज्म ने 3 पॉइंट दिया था। सबसे फर्स्ट इनर वाइटल फोर्स। इनर वाइटल फोर्स में इन्होंने क्या बताया था कि इनर वाइटल फोर्स क्या क्या समझते हैं। इनर वाइटल फोर्स मतलब आत्म क्षमता, हमारा इनर वाइटल फोर्स। अब यदि हम चाहते हैं कि हमारी मतलब कि ऑर्गन कोई हमारे रिक्वायरमेंट अगर है, हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यदि हमारा आत्म क्षमता या आत्मबल ऐसा इतना मजबूत हो, इनर वाइटल फोर्स समझने आत्मबल इतना मजबूत हो कि हमें जो चाहिए वो हम ऐसा मतलब पा सकते हैं। इसमें इन्होंने समझाया था कि ऑर्गेनिज्म के पास ये क्षमता होती है कि अपने आत्मबल के हिसाब से अपने ऑर्गन को डेवलप कर सकता है और नए ऑर्गन की फॉर्मेशन भी कर सकता है और जो ऑर्गन प्रीवियसली हैं उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकता है। तो इसमें आप लिखिए ऑर्गेनिज्म हैव ability to form new organ or modify in previously present organs। मतलब आदमी जो इंसान है या ह्यूमन्स है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो अपनी बॉडी में चेंजेस कर सकता है, ठीक है। उन्होंने ये बताया था जैसे किसी ऑर्गन की हमें बहुत ज़्यादा नीड है तो हम उसको मतलब कि उसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं और हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम नए ऑर्गन भी बना सकते हैं। इनकी जो भी तीनों थी, ये तीनों पॉइंट, इनर वाइटल फोर्स, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये तीनों ही डिस्प्रूव किया गया था। यानी सही नहीं है लेकिन इसके बारे में पढ़ना तो पड़ेगा, भले ही गलत हो या सही हो, लेकिन हमें इसके बारे में जानकारी लेना पड़ेगा। तो इन्होंने बोला था कि ऑर्गेनिज्म के पास एबिलिटी हो रहती है इनर वाइटल फोर्स की वजह से ये अपने नए ऑर्गन बना सकते हैं और प्रीवियसली जो है उसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सेकेंड यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। इसमें क्या है, इन्होंने बताया था कि हम अपने यूजेज एंड डिसयूजेज के बेसिस पे ऑर्गन को अगर हम ज़्यादा यूज कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा बलशाली हो जाएगा। यानी कि हम किसी ऑर्गन को ज़्यादा यूज कर रहे हैं, हमारा आँख को ज़्यादा यूज कर रहे हैं तो आँख में बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, लेकिन ये तो गलत है ना। इन्होंने लेकिन बताया था कि जिस ऑर्गन को हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, अब हार्ट देखो, हार्ट हम 24 घंटा काम करता रहता है तो उसे तो बहुत ज़्यादा ही मजबूत हो जाना चाहिए, पावरफुल हो जाना चाहिए। तो ये इनका कहना है कि मतलब जो ऑर्गन हम बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब मॉडिफाई वो हो जाएगा, मतलब कि मजबूत हो जाएगा, और जो ऑर्गन हम यूज में नहीं लेते हैं वो समय के साथ में डिसअपीयर हो जाएगा, और जो यूज करते हैं वही ऑर्गन आगे नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा और वो मतलब कि समय के साथ क्या होगा कि मजबूत होता चला जाएगा। जैसे आंखें हम यूज कर रहे हैं तो आंखें बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी इनके हिसाब से।
लेमार्किन के हिसाब से कि जो आप यूज कर रहे हो वो ज़्यादा मजबूत होता जाएगा और जो नहीं यूज कर रहे हो वो डिसअपियर हो जाएगा। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, इसमें आप लिखिए organs which we use maximum will be powerful, जिसका हम यूज ज्यादा कर रहे हैं वो पावरफुल हो जाएगा, पावरफुल एंड organs which we not use will disappear in future। फ्यूचर जनरेशन में ये डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। जो हम यूज नहीं कर रहे हैं वो वीक हो जाएगा और डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। वीक हो या विल भी वीक लिख सकते हैं आप इसी जगह पे। विल बी वीक यानी कमजोर हो जाएगा वो अगर जो हम यूज नहीं कर रहे हैं वो कमजोर हो जाएगा समय के साथ में, ठीक है। इसके बाद इन्होंने बोला था कि जो हम मतलब कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, इसमें इन्होंने बोला था कि जो हम एक्वायर करते हैं, जैसे हम आपको टीच कर रहे हैं तो इनके हिसाब से अगर हम टीच कर रहे हैं तो हमारे आने वाली प्रोजेनी भी टीच करेंगी, उसके पास ऑलरेडी कैपेबिलिटी होगी कि नेक्स्ट जनरेशन में भी हमारा एक्वायर्ड कर रही है। तो हमारा एक्वायर्ड है, हमारे बाई बर्थ तो आया नहीं है, हमने एक्वायर्ड किया टीचिंग स्किल, तो ये अगर हम टीच कर रहे हैं तो ये हमारे मतलब कि प्रोजेनी में भी जाएगी, हमारा बच्चा जो होगा वो भी मतलब टीच करने लगेगा। जैसे कि कोई पहलवान है तो उसका बेटा भी पहलवान होगा, मतलब कि पहलवानी कर रहा है, उसकी बॉडी मजबूत है जो भी है, तो उनके हिसाब से एक्वायर्ड कैरेक्टर है तो बच्चों में भी उनकी मतलब ऑलरेडी वो उसके अंदर आएगी। कोई स्पोर्ट पर्सन है जैसे आपका विराट कोहली है, तो विराट कोहली ने बहुत प्रैक्टिस किया है, अपने एक्वायर्ड किया है, अपने बैटिंग में काम किया है, तो उसको उनके हिसाब से ये जो लेमार्किन में इन्होंने बोला था कि वो जो उनके पास अपना एक्वायर्ड कैरेक्टर है, एक्वायर्ड किया है उन्होंने बैटिंग करके अपने प्रैक्टिस की वजह से, तो इनके हिसाब से उनके बच्चा जो होगा वो उसके अंदर ऑलरेडी बैटिंग की एबिलिटी होगी, मतलब स्किल होगी। तो ये क्या था कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड, जो एक्वायर्ड कैरेक्टर है वो भी इनहेरिट होता है, यानी हमारे आने वाली प्रोजेनी में इनहेरिट होता है, ठीक है, मतलब आने को देखने को मिलता है। तो इनके कहना क्या था, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर मींस which organism acquired will move to next generation। अगर हम जो एक्वायर कर रहे हैं वो एक्वायर कैरेक्टर भी नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। जैसा कि हमको पता है कि ये तो गलत है इनका, लेकिन इसके लिए इन्होंने एक एग्जांपल दिया था जिराफ का। जैसे सबको आपको ये कहानी तो याद होगी, जिराफ के इन्होंने एग्जांपल दिया था। जिराफ में इन्होंने बताया था कि जिराफ जो होता है पहले ग्रासेस थी, तो ग्रासेस को खाता था, जो स्मॉल ट्रीज हैं उनको खाता था, लेकिन समय के साथ में जब इन्वायरमेंटल फैक्टर ने अफेक्ट किया और ग्रासेस नहीं रही और जो छोटे पौधे हैं वो नहीं रहे, तो ट्री लंबे लंबे थे, तो जिराफ को अब जो उनकी जिराफ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से फूड के लिए उसने क्या किया कि अपनी गर्दन को इलोंगेट करता चला गया। तो इन्होंने बताया कि जैसे जैसे नेक्स्ट प्रोजेनी में ये यूज एंड डिसीजन में इन्होंने समझा, यूज एंड डिसीजन में जिराफ ने अपनी गर्दन को मतलब बढ़ाता चला गया और उनके नेक्स्ट प्रोजेनी में भी ये जाता चला गया। इसमें उनका ये कहना था जो फर्स्ट जनरेशन में था और उस जनरेशन में उस जिराफ ने पौधे की हाइट बढ़ गई, उसके लिए अपनी गर्दन एलोंगेट करता चला गया, यूज किया तो गर्दन बढ़ती चली गई, अब बढ़ती चली गई और उसका फूड खाता चला गया। और उसके बाद ये उसके नेक्स्ट जनरेशन में भी देखने मिला, यानी एक्वायर्ड किया, नेक्स्ट जनरेशन में बड़े जिराफ आने लगे, बड़े गर्दन वाले आने लगे। इनका ये कहना था यूज एंड डिसीज, जितना यूज किया अपने गर्दन को उतना गर्दन बढ़ती चली गई, गर्दन की इलोंगेशन होता चला गया और ये एक्वायर्ड करके नेक्स्ट जनरेशन में आता चला गया। तो इसको हम पूरा डिटेल में देख लेते हैं
एग्जाम्पल्स जिराफ जिराफ में लिया था यूज ऑफ नेक्स। जिराफ ने अपने मतलब फूड के लिए नेक का यूज किया था, गर्दन वो उस समय शुरू क्या था, इनिशियली क्या था, इनिशियली ग्रासेस थी, and small tree present, then giraffe easily feed on these grasses, इन ग्रासेस में आराम से जिराफ फीड करने लगा था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जैसे जैसे इन्वायरमेंटल कंडीशन फर्स्ट पॉइंट डाल दीजिए, इन्वायरमेंटल कंडीशंस चेंजेस, इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंजेस हो गए, मतलब कि ग्रासेस एंड स्मॉल ट्रीज डिसअपियर, ग्रासेस एंड स्मॉल ट्रीज डिसअपियर हो गई। अब इन्वायरमेंट चेंज हुआ, ग्रासेस और स्मॉल ट्री इन्वायरमेंट के कंडीशन में वो खत्म हो गई, डिसअपियर हो गई। उसके बाद क्या होगा कि लार्ज ट्री बचा, तो अब क्या हुआ, फाइनली जिराफ ने क्या किया, अपने अंदर एक्वायर्ड के फैक्टर फाइनली ओनली लार्ज ट्री present, then अब सिर्फ लार्ज ट्री प्रेजेंट है, तो जिराफ ने क्या किया, अपने गर्दन को इलोंगेट कर लिया और वहां तक अपने गर्दन को ले गया और अपनी फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा किया। ठीक है, देन जिराफ elongated their neck को elongate कर लिए and fulfill their food requirement को ये फुलफिल करते चले गए। इनके हिसाब से ये बताया था, क्या क्या बताया था इन्होंने, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, यानी जिराफ को जरूरत पड़ी फूड के लिए तो उसने अपने गर्दन बढ़ा दिया। इसमें ये बताया इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, उन्होंने एक बार अपने गर्दन बढ़ा लिया तो उसकी प्रोजनी में भी बड़े बड़े लंबे गर्दन वाले जिराफ पैदा होते गए। ठीक है, ये था इनका, लेकिन ये टोटली रॉन्ग था। अब इसको डिस्प्रूव किया था एक साइंटिस्ट थे विजमैन ने क्या किया था, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। विजमैन थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म दिया था इन्होंने, थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म दिया था। इसमें इन्होंने बताया था कि जो जर्म प्लाज्म दो हमको पता है सोमैटिक सेल होते हैं एंड जर्म सेल होते हैं। जो जर्म सेल होते हैं वही नेक्स्ट प्रोजेनी में जाते हैं, लेकिन सोमैटिक सेल जो होता है वो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर ढांचा बनाता है, यानी कि वो जर्म नेक्स्ट प्रोजेनी में नहीं जाता है। सिर्फ जर्म सेल होते हैं यानी गैमेट जो बनाने वाले सेल्स होते हैं वही नेक्स्ट प्रोजेनी में जाते हैं। तो इन्होंने जर्म प्लाज्म थ्योरी बताया था, इन्होंने डिस्प्रूव किया था लेमार्कियन थ्योरी, डिस्प्रूव्ड
proved Lamarckian theory। लेमार्किन की थ्योरी को इन्होंने डिस्प्रूव किया था। डिस्प्रूव किया क्या था इन्होंने माइस पकड़ा, माइस को 22 जनरेशन तक उसकी पूंछ को काटते चले गए, लेकिन पूंछ काट देख रहे थे कि अब देखते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में बिना पूंछ की माइस आ रही कि नहीं आई है। तो चूहा पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था माइस पे, और उसकी पूंछ को बार बार काटते चले गए। 22 जनरेशन तक इन्होंने चूहे के पूंछ को काटा। ठीक है, चूहे के पूंछ को काटने के बाद में इनको देखने को क्या मिला कि अल्टीमेट लेमार्क के हिसाब से क्या होना चाहिए कि अगले जनरेशन जो आएगी, नेक्स्ट जनरेशन एक्वायर्ड कैरेक्टर मान्य होता तो उसमें तो होना चाहिए था ना कि नेक्स्ट जनरेशन में बिना पूंछ के चूहा है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। नेक्स्ट जनरेशन में भी जितने 22 जनरेशन के बाद भी इनको हर नेक्स्ट माइस में मतलब कि पूंछ देखने को मिली। इन्होंने इसको टोटली डिस्कार्ड कर दिया, यानी डिस्प्रूव कर दिया कि लेमार्क ने जो भी बोला था, थ्योरी दिया था, बिल्कुल रॉन्ग था। ठीक है, इन्होंने क्या था, इनका एक्सपेरिमेंट क्या था, एक्सपेरिमेंट ऑन माइस। माइस पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, माइस एंड कट देयर टेल। इन्होंने उसका पूंछ काट टेल टू 22 generations। 22 जनरेशन तक इन्होंने उसकी पूंछ को काट दिया। फिर जब उन्होंने उसके बाद देखा कि देन after that we seen in next generations after 25 generations, after 22 generations, next generations tail will also present in their progeny, प्रोजेनी में टेल देखने को मिला। इन्होंने समझाया कि दो टाइप के सेल्स होते हैं, टू टाइप ऑफ सेल्स, द जर्म सेल्स एंड द सोमैटिक सेल। इन्होंने इसको डिस्प्रूव किया कैसे, दैट टू टाइप्स ऑफ cells present first germ cells and somatic cells। उन्होंने बताया कि जर्म सेल्स और सोमैटिक सेल्स होते हैं। इसमें से जो जर्म सेल्स होता है, जैसा कि आपको पता है कि जर्म सेल्स ही नेक्स्ट जनरेशन जाता है, यानी जेनेटिक जो होता है, जो गैमेट में होता है, वही हमारे नेक्स्ट जनरेशन में जाता है। तो लिख दिए नोट में, ओनली जर्म सेल्स will go to next generation। नेक्स्ट जनरेशन सिर्फ और सिर्फ जर्म सेल्स ही जाएंगे। ठीक है, जनरेशन नाइट सोमैटिक सेल जाएंगे। ठीक है, यहाँ सब क्लियर है। इन्होंने डिस्प्रूव किया किसके थ्योरी को, लेमार्किन की थ्योरी को डिस्प्रूव किया। कैसे किया था, इन्होंने माइस पकड़ा, माइस को इन्होंने माइस लिया, 22 जनरेशन तो उसकी पूंछ को काटते चले गए। कट करने के बाद यानी कट करते चले गए, कट करने के बाद इन्होंने देखा नेक्स्ट जनरेशन की जो आई उसमें भी पूंछ दिखने को मिल रही है, टेल प्रेजेंट थी, टेल विल आल्सो प्रेजेंट थी। तो इसको इन्होंने बताया कि दो टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, जर्म सेल्स एंड सोमैटिक सेल। जो जर्म सेल्स होता है, इस सब सोमैटिक सेल हो सकते हैं, जर्म सेल्स सोमैटिक सेल, जो सोमैटिक जर्म सेल्स होते हैं वही नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं। ठीक है,
इसके बाद हम आते हैं डार्विनिज्म। डार्विनिज्म में हम क्या पढ़ेंगे, इसको थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। डार्विनिज्म और ये दोनों थ्योरी था इनका, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शंस, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। डार्विनिज्म और थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ये जो थे नेचुरल चार्ल्स डार्विन जो थे, चार्ल्स डार्विन ये नेचुरलिस्ट है, नेचुरलिस्ट। डार्विन जो थे नेचुरलिस्ट थे, ठीक है। चार्ल्स डार्विन नेचुरलिस्ट है। ये चार्ल्स डार्विन एंड साथ में एक है अल्फ्रेड वालेस। चार्ल्स डार्विन एंड अल्फ्रेड वालेस ने एक्सपेरिमेंट किया था। अल्फ्रेड वालेस, इन दोनों काम सेम ही था, इसलिए इन दोनों साथ में पढ़ेंगे हम, ठीक है। चार्ल्स डार्विन सी वॉयज थे, सी वॉयज इन्होंने एचएमएस बीगल शिप थी, HMS बीगल, ये नाम याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन आता है इसे। बीगल ये की शिप थी, ठीक है। इस पे ये घूमने गए थे, तो इन्होंने क्या देखा कि गैलापागोस आइलैंड पे, गैलापागोस आइलैंड, गैलापागोस आइलैंड, ये गैलापागोस आइलैंड में काम किया था, ठीक है। और ये जो अल्फ्रेड वालेस थे, इन्होंने भी सी वॉयज में काम किया था। इन्होंने जो वर्क किया था, ये मेले आर्चिपेलागो आइलैंड, मेले आर्चिपेलागो आइसलैंड में काम किया था। आइसलैंड, इन दोनों का जो था वो है सिमिलर, रिजल्ट्स, दोनों के पास सिमिलर रिजल्ट्स था, ठीक है। दोनों के पास सिमिलर रिजल्ट आया। इन्होंने देखा कि नेचुरल सिलेक्शन के बारे में देखा इन्होंने, ठीक है। बहुत है सिमिलर रिजल्ट। इसके बाद इन्होंने जो डार्विन थे, इन्होंने पब्लिश किया बुक डार्विन पब्लिश्ड his results को इन्होंने पब्लिश किया in his book origin ऑफ स्पीसीज, इन्होंने अपनी बुक में बताया, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज दिया था, ठीक है। इन्होंने समझाया। और उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन, पॉइंट्स ऑफ डार्विन। इसमें देखा डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन मींस कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मतलब कि अलग अलग रेट से रिप्रोडक्शन करते हैं। किसी का रेट ज़्यादा होता है, किसी का रेट कम होता है। एवरी ऑर्गेनिज्म हैज एबिलिटी टू प्रोड्यूस
every organism has ability to produce or reproduce at different rate। हर एक ऑर्गेनिज्म के पास एबिलिटी होती है वो डिफरेंट रेट से वो रिप्रोड्यूस करे और अपने प्रोजनी को बढ़ाए, ठीक है। रिप्रोड्यूसिंग रेट जो सबका अलग अलग होता है। दूसरा लिमिटेड रिसोर्स होते हैं जिसकी वजह से लिमिटेड रिसोर्सेज पाए जाएंगे, जिसकी वजह से उसकी रिप्रोडक्शन कैपेसिटी कम होगी, फूड होगा, उसके लिए कंपटीशन होगा, जिसकी वजह से मतलब एक्सटिंक्शन भी होगा। जैसे ऐसे होगा रिसोर्सेज लिमिटेड, देन ग्रोथ और रेट ऑफ रिप्रोडक्शन इनहिबिटेड। रिसोर्स ही कम है तो ये खाने में नहीं है, उसका रिप्रोडक्शन का ग्रोथ भी कम होगा और रेट ऑफ रिप्रोडक्शन भी कम होगा। फिर कंपटीशन आता होगा। कंपटीशन तीन प्रकार के हो सकते हैं, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट। तो ये कंपटीशन है इसमें इंट्रा स्पेसिफिक क्या होगा कि दो सेम स्पीसीज किसी चीज के लिए आपस में कंपटीशन करेंगी। एक रिसोर्स है उसके लिए दो सेम स्पीसीज आपस में कंपटीशन कर रही है। लेकिन इंटर स्पेसिफिक में क्या होगा कि दो अलग अलग स्पीसीज रिसोर्सेज के लिए आपस में कंपटीशन करेंगे। पहला लिखेंगे इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन टू सेम स्पीसीज बिटवीन टू सेम स्पीसीज लिख दीजिए। compete each other मतलब ह्यूमन है तो ह्यूमन से ही कंपटीशन कर रहा है, दो सेम स्पीसीज ही एक ही रिसोर्सेज के लिए कंपीट कर रहे हैं। सेकेंड इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, इसमें टू between two different species, दो डिफरेंट स्पीसीज दिखने मुझे विच देखने को मिलेगा। एंड लास्ट इन्वायरमेंटल इफेक्ट, इन्वायरमेंटल इफेक्ट। इन्वायरमेंटल भी हमें इफेक्ट करेगा कि कितना प्रोजनी बढ़ना है, रिप्रोडक्शन रेट क्या होगा, ठीक है, ये इन्वायरमेंटल इफेक्ट करेगा। डार्विन के हिसाब से मैं ये रिप्रोडक्टिव फिटनेस को ही अच्छा मानता हूं। डार्विनियन फिटनेस इज रिप्रोडक्टिव फिटनेस। नेक्स्ट अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, वेरिएशन एग्जिस्टिंग इन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल जो होता है वो वेरिएशन होता है, उसमें देखना डायरेक्शनल वेरिएशन होता है और ये डायरेक्शन होता है स्मॉल एंड डायरेक्शनल वेरिएशन देखने मिलता है स्मॉल एंड डायरेक्शनल वेरिएशन। वेरिएशन जो होता है स्मॉल होता है और डायरेक्शनल होता है, यानी कि छोटा छोटा वेरिएशन होता है, आगे नेक्स्ट पोजीशन में छोटा छोटा वेरिएशन होगा और ये डायरेक्शनल होता है। हमें पता चलता है कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, जैसे हम इन्वायरमेंट छोड़ेंगे तो उस हिसाब से नई स्पीसीज आएगी। तो डायरेक्शनल होता है और जो होता है वेरिएशन जो होता है स्मॉल होता है। फिर इंडिविजुअल विद यूजफुल वेरिएशन सर्वाइव, जो इंडिविजुअल पास में यूजफुल वेरिएशन होता है वही सर्वाइव करेगा, मतलब कि इसमें जो रिप्रोड्यूस ज्यादा करेगा वही सर्वाइव करेगा। रिप्रोडक्टिव क्या लिख दीजिए आप,
सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट में डाल दीजिए। विच विल वेरिएशन विल बी सर्वाइव, यानी कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट मीन्स जो जिसके पास म्यूचुअल वेरिएशन होगा, रिप्रोड्यूस करने की क्षमता ज्यादा होगी, वही नेक्स्ट जनरेशन सर्वाइव की जाएगी और नेचर के द्वारा सेलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है, कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस मोर विल survive due to selected by nature। नेचर सेलेक्ट करेगा उसको, एंड नेचुरल सिलेक्शन मीन्स नेचर जिसे सेलेक्ट करेगी वही रहेगा, सिलेक्टेड बाय नेचर। नेचुरल सिलेक्शन यानी selected by nature। ठीक है, आपको सबसे ज्यादा याद करना है कि डार्विनियन मतलब मेन अगर देखा जाए सम पॉइंट याद करना है आपको, तो ये जो वेरिएशन होती है वो डायरेक्शनल होती है, स्मॉल होती है, इसमें पॉइंट डार्विन याद करना होगा। और ये नेचुरल सिलेक्शन बेस्ड होता है, यानी कि सिलेक्ट करती है इसको नेचर, जो नेचर सेलेक्ट करती है वही नेक्स्ट जनरेशन में आगे बढ़ता जाएगा और उसको मतलब आगे जो प्रोजेनी उसका हर जनरेशन में आती जाएगी, जिसकी डार्विन के हिसाब से जो फिटनेस होती है वो अल्टीमेटली रिप्रोडक्टिव फिटनेस होती है। बस एक नोट मार लिख लीजिए, डार्विनियन फिटनेस is Darwinian fitness is ultimately reproductive फिटनेस। डार्विन के हिसाब से फिटनेस जो होता है रिप्रोडक्टिव फिटनेस होता है, यानी कि जो ज्यादा रिप्रोड्यूस करेगा उसी को नेचर सेलेक्ट करेगी अगले जनरेशन के लिए। ठीक है, अब ये जो हमने लेमार्किज्म एंड डार्विनिज्म समझा दिया है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे म्यूटेशन थ्योरी ह्यूगो डी के द्वारा जो दी गई थी, उसके बाद न्यू डार्विनिज्म में हम देखेंगे कि कौन कौन इफेक्ट करता है हमारी जो इवोल्यूशन को, इवोल्यूशन कैसे कैसे होता जाता है, कौन कौन फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ठीक है, न्यू डार्विनिज्म देखेंगे और म्यूटेशन थ्योरी नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, और उसके बाद नेक्स्ट प्रीसीडिंग चैप्टर को हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।